बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सी चौधरी। पिछले 2 4 5 हफ्तों से बल्कि 2 3 माह से बड़ा जिक्र हो रहा है अदारों का कि इंसाफ नहीं मिल रहा। अदलिया के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें कि ये प्रेशर में है, वहाँ से कुछ जजमेंट्स आती हैं। ये मामला तो पनामा से ही शुरू हो चुका हुआ है, लेकिन खुल्लम खुल्ला अब मीडिया पे, सोशल मीडिया पे खुल्लम खुल्ला बातें हो रही हैं। जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम बार बार सामने आ रहा है। शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने जो जिक्र किया था कि मेरे पास आए थे कि जनाब 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी, इसी तरह की एक ऑडियो जो है वो अहमद नूरानी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपनी जो उनकी कोई फर्म है फैक्ट फोकस, उस पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट पूरी जारी की। इसी पे उन्होंने पापा जॉन्स और इस तरह की दीगर वो खबरें देते रहते हैं। तो उस पर वो रिपोर्ट जो है, जो वीडियो है, वो किस हद तक दुरुस्त है, गलत है। और फिर जो बाबा रहमते हैं साकिब निसार साहब, वो इस वीडियो उन तरदीद तो कर दी उन्होंने, लेकिन वो महसूस क्या कर रहे हैं, कहते हैं कि महसूस कर रहे हो, इस पर बात करेंगे। और फिर उनका पीडीएम का स्टेयरिंग कमेटी का इजलास, वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और नवाज शरीफ साहब के बारे में कुछ बातें सुनने में आ रही हैं कि वो किन के लिए सारी जद्दोजहद कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उनका पहला एजेंडा जो है वो क्या है। और जो अहमद नूरानी की वीडियो है, क्या वो काबिल कबूल शहादत है अदालतों में, इस हवाले से कानून क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी बात वही जनरल फैज़ हमीद साहब वाली बात, वो अफसार आलम साहब ने भी जिक्र कर दिया उनका दोबारा। वो कल जब आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के दौरान नवाज शरीफ खिताब कर रहे थे और फिर लाइन कट गई थी, तारें काट दी गई, पता ही चला। तो उसके फ़ौरन बाद मैंने ये जिक्र किया था अपने व्लॉग में कि उस वाक़या के फ़ौरन बाद वो ISI की तरफ से जो सहाफ़ी उनके राब्तों में हैं, उनको बताया गया फौरी तौर पर कि जनाब ये पीछे ऐसे नहीं है। ये इससे एक कह लें आपके तासर देने की कोशिश की कि असी हुण वो काम नहीं करते जिहड़े फैज़ हमीद साहब करते सी। यही इससे मतलब मैंने तो निकाला है। और जो दीगर लोग हैं, तज्ज़िया नगार हैं, या कह लें आप थोड़ी बहुत इस मामले से जुड़े हुए हैं, उनका यही ख्याल है कि ये तासर देने की कोशिश की गई है कि भाई जी वो नहीं है अब हम। और आज तस्वीरें चल रही थी, फैज़ हमीद साहब पेशावर की कोर की कमान संभाल रहे हैं। जनरल नदीम अहमद अंजम साहब जो ज़ाहिर है वो DG ISI के तौर पे जिम्मेदारियाँ संभाली उन्होंने। तो कल वाला जो तासर आया है ISI की तरफ से, उससे मैं पहले भी अर्ज़ किया कि यही नतीजा निकलता है कि वो शायद उस तरह खान साहब के लिए काम ना करें जैसे फैज़ हमीद साहब करते थे। ये 6 अक्टूबर को पहला नोटिफिकेशन है DGI SPR का, तो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था जनाब बड़ा। उस दिन मैंने इनकी फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत एक व्लॉग किया था, बताया था। तो उसके बाद मैंने देखा था बहुत सारे लोगों ने जनाब लिखा था कि राइयों को बरात मुबारक हो, उनके सपूत जनरल नदीम जो हैं वो DGI ISI मुकर्रर हो गए हैं। एक राजपूतों का था कि राजपूतों ने ये मुबारक हो, जटों का अलग था, गुजरों का अलग था, वो जो भी वो सब मुबारकबाद दे रहे थे जनाब, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। तो मैंने ये सोचा कि यार ज़रा पता कर ही ले कि ये इनकी जो बरादरी है, कास्ट, वो क्या है। वो मैंने बताया था, ये कुंतरीला एक गांव है गुजर खां तहसील का, तो वहाँ का इनका फैमिली है, वहाँ रहे हैं ये। तो इनके ननियाल में से कुछ आर्मी में भी थे, और इनके एक भाई जो हैं वो ज़िया हक़ के त्यारे में शहीद हो गए थे जब वो वाक़या पेश आया था, त्यारा गिरा था। तो वो सीनियर टेक्नीशियन थे पाकिस्तान एयरफोर्स में। तो जनरल नदीम साहब जो हैं ये हैं, तो इनका आबाई जो कह लें वो तो कंतरीला है, ननियाली, लेकिन ये इनकी जो है ना सारी नशोनुमा और एजुकेशन वो लाहौर, ये वहदत
कॉलोनी में रहते थे अपने ननिहाल के साथ, और वहदत रोड पे एक बड़ा मशहूर पायलट सेकेंडरी स्कूल, वहाँ ये पढ़ते थे। मैट्रिक इन्होंने वहाँ किया था। और ये मैंने शायद बता दिया है कि ये राजपूत बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। ससुराल इनके सरगोदा में है, और वो जो हैं वो गुज्जर और राजपूत दोनों मार्शल जो रेस है उनमें उनका शुमार होता है। नस्ली तौर पर जंगजू जो नस्लें हैं उनमें वो बहादुर लोग होते हैं, उनमें उनका शुमार होता है। तो वो अब वो जो है, मैं कहूँगा दोस्तों से, जो मुख्तलिफ लोग जनाब ये मुबारक हो के हमारे सपूत, मुबारक हो हमारे सपूत, वो ये राजपूतों को अब सिर्फ हक है कि वो लगाएं कि ओके ठीक है जनाब मुबारक हो। मेरा ख्याल है बाकियों को फिर थोड़ा जा, लेकिन वो तो सबके ही हैं ना यार, राजपूत भी सबके ही होते हैं, और जाट राई सारे एक दूसरे के साथ, ये तो कोई इशू नहीं होता। वो तो हमें वैसे वो ज़िमनन मैंने बात कर दी कि लोग उस तरह की बातें शातें करते रहते हैं। तो उनसे ये उनके कल के रवैये से ये तासर मिला है कि वो उस तरह बैसाखियाँ फराहम नहीं करेंगे जैसे फैज़ हमीद साहब। वैसे भी हम जो भी नहीं आता है उससे ज़रा अच्छी उम्मीदें ही लगा के रखते हैं कि यार ठीक है, गुड है, बेहतरीन है, प्रोफेशनल है। किसी दौर में फैज़ हमीद साहब के बारे में भी ऐसी बातें होती थी, लेकिन इनके बारे में अभी तक जो हमारे ज़राए हैं, ख़ानदानी ज़राए कह लें, कि इनका कोई ऐसा ज़ाती कोई इनका एजेंडा नहीं है। वो जो हुक्म होगा उसको ज़ाहिर है कानून किताबें रहते हुए अब ये करेंगे, और बैसाखियाँ खान साहब को उस तरह फराहम नहीं की जाएंगी जैसे पहले की जाती थी। पहले तो हर मामले में, छोटे छोटे मामले में ये जब लगाए, उस पर पाबंदी लगी है अमर लियाकत पर, तो तब ये वो कहते हैं कि जनाब अफसार आलम साहब पैमरा के सरबराह थे, वो कहते हैं मुझे फैज़ हमीद साहब का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि जनाब मैंने मिलना है। तो मैंने कहा जनाब वेलकम आए। तो मैंने समझा कि सिक्योरिटी इशू है कोई, तो मैंने तमाम अपने जो मुतल्लिका काम थे उनको भी बुला लिया। तो वो कहते हैं कि जनाब खोदा पहाड़ निकला चुगा। तो उन्होंने कहा जनाब आमर लियाकत पे जो को आप कुछ ना कहें। आमर लियाकत ने कोई मजहबी प्रोग्राम किया था जिसके बाद उन्हें कुछ जुर्माना जरूर ना कर दिया था, और फिर पैमरा ने कोई पाबंदी लगा दी थी, उन पर आफेयर हो गए थे। तो वो उन्होंने कहा जी उन्होंने कुछ क्या करो, उनका नहीं जी वो तो पता नहीं एक कौंसल है हमारी कंप्लेंट, कौंसल ऑफ कंप्लेंट कुछ इस तरह की पैमरा की, वहाँ मामला चला गया। तो वो मेरे तो आसपास से कुछ नहीं उन्होंने करना, जो भी करना वो कहते हैं मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। साकिब निसार साहब केस सुन रहे थे, हम बड़े खुश थे कि जनाब हमारा बड़ा मजबूत केस है। फिर उन्होंने कहा जनाब वक्फा हो गया। वक्फे के बाद साकिब निसार साहब का जो मूड है वही बदला हुआ था। उन्होंने कहा जनाब के ना सिर्फ ये कि उन्होंने कहा हम इजाज़त दे रहे हैं आमर लियाकत को, बल्कि हमें उन्होंने अमलन वो कहते हैं एक तरह से सज़ा ही दे दी। मैं तो इसको सज़ा ही समझता हूँ कि उन्होंने कहा जनाब जो भी आमर लियाकत का प्रोग्राम होगा ना, आप उसको पूरा तहरीरी शक्ल में लिखा करेंगे, यानी कि उसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे। यानी वो कहते हैं हमारे लिए तो एक नया मुसीबत बन गई कि हर उसका प्रोग्राम जो है उसको आप जनाब कर लो, उसका वो तैयार कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्ट और ये और वो। और बैसाखियों वाली जो बात की जा रही है, ये दो पहलू हो सकते हैं। एक हमारे सियासी दानिश्वर दोस्त हैं, उन्होंने कहा जनाब ये बैसाखियाँ अगर खींच ली जाएँ किसी से, या तो वो गिर जाता है या फिर अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है। उनका जनाब आप इस बात को नज़रअंदाज ना करें कि खान साहब पाँव पे भी खड़े हो सकते हैं। इस तरह की बातें वायरल हो रही हैं कि जनाब पहले तो सारा इन्हिसार उनका ISI पे था, अब अगर ISI वाले जो हैं वो कानून के ताबे रह के और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई एक्ट नहीं करना चाह रहे या नहीं करेंगे, या उन्होंने कोई प्लान किया है, अभी तो वैसे 1-2 महीने लग जाने पता लग की हो रहा। ये तो बातें हैं ना सुनी सुनाई इधर उधर से, तो वो देखें क्या बनता है, आगे देखते रहें। और फिर वो जो अहमद नूरानी साहब हैं, आपको पता है वो पाकिस्तान से उन पर हमला हुआ था, फिर पाकिस्तान से निकल गए थे, चले गए थे, अमेरिका में इस वक्त बैठे हुए हैं। और फैक्ट फोकस पे उन्होंने पापा जॉन्स वाली रिपोर्ट भी जारी की थी, उनको उस वक्त धमकियाँ शमकियाँ वो कहते हैं मिली थी। तो वो जनाब उन्होंने एक वीडियो जो है वो कहते हैं कि जनाब ये एक टेलीफोन रिकॉर्डिंग है जिसमें
साकिब निसार जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे वो कह रहे हैं कि जनाब अदारे कहते हैं नवाज शरीफ को सज़ा देनी है, इमरान खान को लेके आना है। तो उसमें उसकी तरदीद जो है वो कर रहे हैं हुकूमती एहलकार या हुकूमत के तर्जमान फवाद चौधरी, शहबाज गिल। उन्होंने एक और साकिब निसार की जो तकरीर है उसको लिया है, साथ जोड़ा है उन्होंने। ये जो इनकी है ऑडियो जो लीक की है एमन नूरानी साहब ने, मुबैना तौर पर साकिब निसार की ऑडियो जो है उसका आगाज़ जो है ना वो होता है, लेट मी बी लिटिल ब्लंट अबाउट इट, अनफॉर्चुनेटली यहाँ से वो आगाज़ होता है उस ऑडियो का। और उन्होंने सेम उसी ये लबो लहजे में एक तकरीर है उसका साथ लगाया है, उसमें भी वो यही कहते हैं। और अनफॉर्चुनेटली तो हमारे पास ये भी बोलते हैं, वो कहते हैं जनाब मुख्तलिफ टोटे जोड़े हुए ने। वाचर साहब कह रहे हैं कि जो ऑडियो है उसमें कहते हैं हमारे पास जजमेंट अदारे देते हैं, साकिब साहब कह रहे हैं, और इसमें मियाँ साहब को सज़ा देनी है, ये वो कह रहे हैं। और हमें कहा गया है कि खान साहब को लाना है, बनता है नहीं, अब करना पड़ेगा, बेटी को भी नहीं। और फिर दूसरा जो शख्स है वो कह रहा है जनाब बेटी की सज़ा बनती नहीं। उन्होंने कहा बस ठीक है ना, कोई गल नहीं, मैंने अपने दोस्तों से यही कहा, आप सही कह रहे हैं कि मैंने उनसे कहा कि इस पर कुछ किया जाए और मेरे दोस्तों ने इत्फाक नहीं किया। और वो कहते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी, इसलिए कि आज़ादी भी नहीं रहेगी, तो चले इस तरह की बात उन्होंने कोई की। वैसे उन दिनों बड़ा जिक्र करते थे कि ना मार्शल की धमकियाँ मिल, उनकी जो तकरीरें थी ना अवाम में, मार्शल नहीं लगने दूंगा, मार्शल नहीं लगने दूंगा। कुछ लोगों का ख्याल था तो उस वक्त इनको कोई इस तरह की धमकी दी गई थी कि जमहूरियत को बचा रहे हैं तो भाई जी फिर ये काम करें। मुझे लग रहा है अब वो ये कह रहे हैं जो एमन नूरानी साहब हैं कि जनाब इसका फराज़ कैडेट जो है ना ऑडिट वो करवा लिया गया है। वो कहते हैं जनाब एक बड़ी कोई गैरियट समथिंग किस तरह का नाम है फर्म का कि उससे इसका करवाया है, और वो अदालतों में पहले भी कोई सैकड़ों के करीब जो हैं वो फोरेंसिक रिपोर्टें दे चुकी हैं वगैरह। तो इस पे जो ज़ाहिर है वो साकिब निसार साहब से डायरेक्ट बात करते हैं हम, तो वो तो तरदीद कर रहे हैं कि नहीं जी मेरी है ही नहीं, ये टूटे जोड़े हुए ने, ये फैब्रिकेटेड है, फलां है, ये है वो है। तो फिर एक और तरीका वारदात हम साफ ही डालते हैं, गुप्त रिपोर्ट खुफिया तौर पे किसी बंदे को या अपने सोर्स को इस्तेमाल करते हैं कि वो अंदर से खबर लाए जो उनके बहुत करीब हो और हमारे साथ भी उनकी साहब दवाची हो। तो वो रिपोर्ट ये है कि साकिब निसार साहब जो हैं वो ओके हैं, उन्हें कोई टेंशन उनसे नहीं है बाहर। और पहले इब्तिदा में जब उनके ख़िलाफ़ काम शुरू हुआ था रिटायरमेंट के बाद, तो उन्होंने डिप्रेशन में चले गए थे, लड़ाई झगड़े घर में शुरू हो गए थे। लेकिन अब वो कहते हैं कि टैक्स ने वो कंधे कोई मसला ही नहीं है, तो मेरा है ही नहीं। वो दो टोक उसमें कह रहे हैं नहीं मेरा नहीं है, कह रहे कोई तलक। और वो परेशानी जो माजी में उनको थी वो कहते हैं वो परेशानी भी नहीं है उनको। और फिर वो मैंने पता करवाया कि जनाब पता करें कि जनाब वो इसकी इंक्वायरी वो तो उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड तो ये कहा है कि मैं कानून का जायज़ा ले रहा हूँ कि क्या कार्रवाई हो सकती है, ये नहीं वो। और दूसरा वो मैंने पूछा कि यार ये अमेरिका में अगर आप करते हैं दावा हद के इज़्ज़त का तो वहाँ तो बड़े पैसे मिलते हैं और बरतानिया में भी बड़े पैसे मिलते हैं, तो आप वहाँ पता करें कि वो कर रहे हैं कि नहीं। वो कहते हैं कि ना वो महंगा बड़ा, लीगल नोटिस तो दिया जा सकता है लेकिन अदालतों के ज़रिए ये कार्रवाई करना बड़ा मुश्किल काम है अमरीकी अदालतों में। तो मैं कहता तुसी कड़ा यार आप करना थोड़े ते PTI वाले जड़े ने इन्ने फदा ने थोड़े ते, तो ये भी तो हो सकता है ना को वहाँ कुछ लोग ऐसे हों जो डैम फंड वाले थे वही आपको सपोर्ट कर दें, करके देख लें। बहरहाल इस तरह की कोई बात है। और जे खान साहब जो हैं इन्होंने पार्टी के वर्करों का और रहनुमाओं का और तर्जमानों का वो करवा दिया। आज इजलास था जनाब, उसमें यही बताया गया होगा उनको जनाब कितना पहनाएगा पड़ जाएं। और ये ना हमारे एक बड़े मशहूर वकील थे फौजदारी के,
यानी कि एक दो जो पाकिस्तान में बड़े नाम, उनमें एक थे एजाज बटालवी साहब। भुट्टो केस के ट्रायल में भी वो थे, भुट्टो साहब के मुखालफ। और जो उनका नवाज शरीफ का त्यारा केस है, उसमें नवाज शरीफ के वकील थे वो एजाज बटालवी। वो टीचर भी थे, पढ़ाते भी थे यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में। और अपने जूनियर्स को वो एक सबक देते थे कि पहले आप अपने केस को समझें, फिर मुतलका कानून को समझें, फिर अपने जज को समझें, और फिर आप पढ़ जाएं। ठीक है ना, ये उनके अल्फाज होते थे। तो ये खान साहब जो हैं, ये पहली 3 बातें नहीं कहते कि अपने केस ਨੂੰ समझो, कानून ਨੂੰ समझो, जज ਨੂੰ समझो, ये नहीं कहते हैं। डायरेक्ट आखिरी गलत जान देते कि पै जाओ पढ़ जाएं। तो ये खान साहब जो हैं, इन्होंने हदायत शदायत जारी कर दी है कि भाई पै जाओ, और वो पढ़ जाएंगे वो कोई ना कोई। और एक और जो ख़तरनाक बात की जा रही है वो ये है कि जनाब ये अपने पत्ते शो करते जा रहे हैं। कभी बयान अल्फिया जाता है, कभी फिर बयान अल्फिया जाता है, कभी ऑडियो अरशद मलिक वाली आ जाती है, फिर ये आ जाता है अरशद मलिक वाली वीडियो, वो वीडियो आ जाती है। और फिर अब ये साकिब निसार वाली ऑडियो आ गई है, वो पत्ते शो करते हैं। वो कह रहे हैं जनाब ये अपने जब इनके पत्ते ख़त्म हो जाएंगे ना, फिर दूसरी तरफ से भी एक पत्ता खेला जाएगा, और वो पत्ता यही होगा जैसे ये खेल रहे हैं, इसी तरह का कोई पत्ता होगा। अब आगे देखें वो पत्ता कब खेला जाता है, खेला जाता भी है, नहीं खेला जाता, क्या होता है क्या नहीं होता। और ये जो ऑडियो है, इसकी जो अहमियत है कानून शहादत में, ये क्या है। जब वो अरशद मलिक वाली वीडियो आई थी तो वो एक इश्तियाक अहमद मिर्ज़ा का केस था, सुप्रीम कोर्ट में लगा था। मिस्टर जस्टिस आसिफ सईद खोसा चीफ जस्टिस थे, और अजमत सईद साहब और उमर मदयाल साहब पर मुश्तमिल बेंच था। ये 2019 का अगस्त का ये फैसला है, जजमेंट है। उसमें उन्होंने कहा कि जनाब कोई भी जो ऐसी ऑडियो या वीडियो होती है, जब तक उसका फोरेंसिक ऑडिट ना करवा लिया जाए, उसकी तस्दीक ना कर ली जाए, तो वो एडमिसिबल जो एविडेंस है उसके तौर पे वो उसको नहीं लिया जा सकता। यानी कि काबिल कबूल शहादत नहीं होती जब तक उसका फोरेंसिक ना हो जाए। वो उन्होंने दावा किया था अरशद मलिक वाले में कि जिसका फोरेंसिक हो गया हुआ है, लेकिन वो नहीं, अदालत ने नहीं माना था। उन्होंने कहा कि आप इसको उस अंदाज में, और फिर ये भी उसमें देखा था कि जो नवाज शरीफ पे केस पे इसका कुछ असर पड़ता है या नहीं पड़ता, तो वो उन्होंने नहीं लिफ्ट नहीं करवाई थी। उनका जी काबिल कबूल शहादत के तौर पर नहीं लिया जा सकता। कानून में भी कहते हैं जनाब, कानून शहादत का भी जिक्र किया था उन्होंने, और उसमें जो फोरेंसिक का कानून है उसका भी हवाला दिया था। और उन्होंने कहा जनाब ये शहादत तो है, लेकिन काबिल कबूल शहादत उस वक्त बनेगी जब उसका ऑडिट हो जाएगा, पता चल जाएगा कि जनाब ये 100% दुरुस्त है। अगर ऐसा ना करेंगे तो इंसाफ के तकाज़ों के बरक्स होगा। और ये फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि जनाब एक ट्वीट की है, और उसमें उन्होंने दिखाया कि जोड़ी हुई बात वो मैंने जिक्र की है कि वो कैसे, वो कहते हैं कि जनाब इन फ़िक्रों को कैसे और कहाँ जोड़ा हुआ है। लबो लहजा ज़ाहर वही लग रहा है, और उनकी बात में ज़ाहर वज़न भी नज़र आ रहा है। लेकिन वो साथ ही उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने कह दिया जनाब ये इसको छोड़ दें कि ये ऑडियो जो है ये दुरुस्त है या गलत है। तो ये देखें कि जब भी इनके ख़िलाफ़ केस बनते हैं, कभी कोई ऑडियो आ जाती है, कभी कोई वीडियो आ जाती है, कभी ये स्कैंडलाइज करते हैं अदलिया को, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं। वो ये शहादत वाली बात है ना, ये जो कोटेकना केस था, मरियम और नवाज बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ SJS कोटेकना के, उसमें लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजों ने सज़ा दे दी थी, मलिक कयूम साहब ने और नजमुल हसन काज़मी ने। तो वो अपील थी, तो वहाँ एक ऑडियो बाहर आ गई थी सैफ रहमान और मलिक कयूम की गुफ्तगू, और मलिक कयूम की और राशिद अजीज़ की गुफ्तगू। वो कहते हैं गलत है, वो कहते हैं नवाज शरीफ बात कर रहा था, वो वीडियो वो नहीं थी, सैफ रहमान की थी, मलिक कयूम और मलिक कयूम की राशिद अजीज़ से, जिससे वो मुझे अब तक याद है कि वो कह रहे हैं कि जनाब ये मियाँ में गुस्सा आ जाता कि फुल डोज दो, इस तरह की बात उसमें है। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त भी उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया था,
लेकिन उस पर बतौर शहादत इन्हिसार नहीं किया था। वो जजमेंट में उन्होंने लिखा हुआ था कि जनाब ये इस पर हम इन्हिसार नहीं कर रहे हैं, बस मेरिट्स को देख के इसको रिमांड कर रहे हैं, पहले वाला उसको ख़त्म कर रहे हैं। और जो मैं कह रहा हूँ ना, नवाज शरीफ का इस वक्त मुतमए नज़र सबसे बड़ा उनकी नज़र में मामला क्या है, वो ये कहते हैं कि उनके नज़दीक सबसे बड़ा जो उन गोल है, ये जो मंज़र उनके सामने है, वो कहते हैं कि मरीम नवाज़ का सियासी मुस्तकबिल महफूज करना। 6 जुलाई 2018 को आपको पता है सज़ा हुई थी मरीम को भी, 7 साल और 10 साल की नाअहली थी। तो वो ऐसे अगर शहादतें ऐसी आती रहीं और अदालत कन्विंस हो गई कि जनाब इनके साथ ज़्यादती हुई है और प्रेशर के तहत ये किया गया है, तो फिर मरीम की अगर सज़ा ख़त्म हो जाती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो वो इलेक्शन लड़ने के लिए और वो सारे मामले वो उसमें वो अहल हो जाएंगी और फिर वो अपनी सियासत में अब भी भरपूर। वो कहते ये हैं कि जनाब मियाँ साहब, मरीम अगर आ जाती हैं, नाअहली ख़त्म हो जाती है और सियासत में फुल फ्लेज पार्लिमानी सियासत में अपना किरदार, तो वो मियाँ साहब को क्या ज़रूरत है इक़्तिदार में? जब अगर उनको इक़्तिदार मिलता है तो हज़ार रास्ते हैं, आइन में तरमीम की जा सकती है, कुछ और हो सकता है, वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जा सकता है, इसका ये 62 के तहत 62(1)(3) के तहत जो उनकी सादक और अमीन ना होने की बुनियाद पे जो उनको नाल उसमें तरमीम हो सकती है, सदारती रेफरेंस जा सकता है, जनाब इसकी तशरीह करते हैं आप, इस तरह हो सकता है, हज़ार रास्ते हैं। उनका पहली मंजिल अभी वो कहते हैं कि जनाब यही है कि मरीम को किसी तरीके से बचाना है। और फिर जब मरीम बच गई, वो बेनज़ीर वाले केस में, ज़रदारी वाले में, बेनज़ीर तो शहीद हो गई, उनके बाद ज़रदारी साहब सदर थे, उनके शरीक मुलजमान जो थे उनके खिलाफ केस चलते रहे, वो बरी होते रहे, और जब सारे शरीक मुलजम बरी हो गए थे, जब उनकी बारी आई वो भी बरी हो गए पुराने केसों में। आप तो नए केस बना लिए ना इन्होंने। तो अब वही तरीका उनका है। वो PDM वालों का आज स्टेयरिंग कमेटी का इजलास था, गलगुल कोई बन नहीं रही। वो पता ये चला है कि मौलाना साहब फिर कहते हैं इस्तीफ़े दो, इस्तीफ़े दे के लॉन्ग मार्च। वो कहते हैं कि नहीं जी, पहले जनाब फजा बनाए लॉन्ग मार्च की, लॉन्ग मार्च करके एकदम आखिरी पत्ता खेल के कहीं फंसी न जाए हम, कि फ़ायदा कोई ना, क्योंकि वो इस वक्त कंफर्ट जोन में है। इस वक्त वज़ीर आज़म साहब को अपने आप को कह रहे हैं कि मैंने कोई पढ़ा नहीं, तो ये ना हो कि हम जनाब वो अब भैया जाम हड़ताल और मुकम्मल हड़तालें, सड़कें बंद, दुकानें बंद, इस तरह का कोई प्लान कर रहे हैं कि पहले वो करें, उसके बाद लॉन्ग मार्च। मौलाना कहता इस्तीफ़े दो जनाब, नाल लॉन्ग मार्च के नाल इस्तीफ़े लेके जाइए। इस तरह की बातें शातें हो रही हैं। और नवाज शरीफ ने वो कह दिया है कि जनाब एक मुश्तरका मुतफ़िका बयानिया या एजेंडा बना के चलें और जल्दी जल्दी चलें। ये सारी सूरत। कल उनका इजलास है, सरबराही इजलास PDM का, उसमें बड़े फैसले होते हैं या स्टेटस को ही रहता है, ये कल पता चल जाएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।